नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और अब बात करेंगे बिहार चुनाव के और किस्सा कुर्सी के जरिए हम आपको राजनीति की बिसात, सियासी दलों की रणनीति और इस रणनीति पर जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है, इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। तो आज किस्सा कुर्सी का ये बात जो है करेंगे बिहार के राजगीर विधानसभा सीट की। नीतीश के गृह जिला नालंदा में राजगीर सीट आती है और बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर विधानसभा सीट न सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये हमेशा से चर्चा में बनी रही है। ये सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है और इसका जुड़ाव नालंदा लोकसभा क्षेत्र से भी है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की स्थली से सटे इस इलाके की राजनीतिक जमीन भी उतनी ही ऐतिहासिक और दिलचस्प रही है। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है और चरम पर है चुनावी रणनीति की गुणा-गणित की सेटिंग। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के दिग्गज एसआईआर के मसले पर बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। लेकिन इस सियासी गुणा-गणित के बीच राजगीर सीट का क्या हाल है, वहां की जनता क्या चाहती है, ये भी सवाल है। देखिए, विपक्ष के पास अभी कोई भी बड़ा मुद्दा आरोप लगाने के लिए है नहीं, तो जो राहुल जी को समझ में आ रहा है, कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाते जा रहे हैं। कोई भी इस तरह का कोई भी बात वोट चोरी का ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जहां तक की बात रही वोट चोरी का, तो वो खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। लालू जी का आप उठा के देख लीजिए, इतिहास तो चोर ही से भरा है, चारा घोटाला से लेके जितना भी चीज है, तो उनको कोई भी ऐसा मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। तो अब एक नया एजेंडा बना दिए वोट चोरी का, जो कि हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी का कार्य बिहार में देख सकते हैं कि किस तरह से कर रहे हैं। सड़क है, आप देख लीजिए, आज राजगीर में खेल परिसर जो बन के तैयार हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोग के लिए तो उनसे बढ़िया भाई कोई सरकार ना बिहार में आएगी और ना है। जनता तो अब खुलकर सामने आ रही है, अपनी राय को जाहिर कर रही है, लेकिन राजगीर के सियासी समीकरण में कौन कितना फिट बैठता है, ये भी जान लीजिए। (2020) के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट से जनता दल यूनाइटेड के कौशल किशोर ने कांग्रेस प्रत्याशी रवि ज्योति कुमार को 16,048 वोटों के अंतर से हराया। कौशल किशोर को कुल 67,191 वोट यानी 42.58% वोट मिले, जबकि रवि को 51,143 वोट यानी 32.41% वोट मिले। तीसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी की मंजू देवी रहीं, जिन्हें 11,174 वोट मिले। दरअसल राजगीर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि राजगीर 1957 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया और इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया। ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अब तक राजगीर में 16 बार चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी ने यहाँ 9 बार जीत दर्ज की है, जिनमें 2 बार भारतीय जनसंघ के रूप में भी शामिल है। कांग्रेस, सीपीआई और जेडीयू ने 2 बार और जनता पार्टी ने 1 बार जीत दर्ज की है। यानी राजगीर में बीजेपी का दबदबा रहा है। पर पिछली बार नीतीश की पार्टी ने यहाँ वापसी की, तो क्या जातीय समीकरण ने नीतीश का साथ दिया? राजगीर विधानसभा क्षेत्र में क्रियक, पावापुरी, राजगीर नगर परिषद, सिलाव और बिहार प्रखंड के दर्जनों पंचायत आते हैं। जातिगत रूप से ये क्षेत्र दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के प्रभाव में है, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 में सीट पर 2,94,082 मतदाता पंजीकृत थे, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 3,10,086 हो गए। अनुसूचित जाति के मतदाता यहां 25.12% हैं, जिससे सीट की आरक्षण स्थिति न्याय संगत बनी रहती है। मुस्लिम मतदाता 6.5% और शहरी मतदाता केवल 16.3% हैं, जिससे ये क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण बना हुआ है। यूपी
में 37 के अप्रॉक्स जो उनको सीट मिली समाजवादी पार्टी वाले नेता को, तो उसमें बीजेपी वालों को थोड़ा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी में भी बहुत बड़ बोले नेता हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कभी कभी कहीं ऐसा इंटरव्यू दे दिया कि अगर मेरी सरकार बन गई, 400 के पार आ गई सरकार, तो हम उसमें संविधान बदल देंगे। उसका खामियाजा यूपी में उनको भुगतना पड़ा, जिससे उनको 37 सीट्स का नुकसान लेना पड़ा। राजगीर दलित पिछड़ा बहुल इलाका है और ये वोट बैंक जिधर जाएगा जीत उसकी होगी। हालांकि बीजेपी की इस सीट पर दावेदारी बनी हुई है, लेकिन जेडीयू फिलहाल इसे छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। यदि कोई अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन न हुआ तो ये तय माना जा सकता है कि राजगीर सीट एनडीए के पाले में ही रहेगी, चाहे उम्मीदवार बीजेपी से हो या जेडीयू से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 को सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी। आप इतना गड्ढा करके गए, गड्ढे भरने में समय लगता है। हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई है। निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटर पुनरीक्षण मामले को लेकर लगातार जहां एक और विपक्ष हमला कर रहा है निर्वाचन आयोग के ऊपर, वहीं राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है संसद में, वो लगातार अपनी वोटर अधिकार यात्रा के थ्रू पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और लगातार उनकी ये यात्रा जारी है, ये आरोप लगाते हुए कि किस तरीके से ये वोटर पुनरीक्षण जो एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन का, उसके थ्रू कैसे करीब 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं मतदाता सूची से। तो उसी पे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजगीर में, और ये राजगीर का मेन रोड है यहाँ का, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो राजगीर नालंदा का रोड है, हम वहीं पे मौजूद हैं अभी। और हमारे साथ बात करने के लिए काफी युवा भी इस तरफ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जिसको लेकर निकले हैं बिहार में, वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष लगा रहा है, तो उसके बारे में इन लोगों की क्या राय है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी हो रही है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, विपक्ष के पास अभी कोई भी बड़ा मुद्दा आरोप लगाने के लिए है नहीं, तो जो राहुल जी को समझ में आ रहा है, कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाते जा रहे हैं। कोई भी इस तरह का कोई भी बात वोट चोरी का ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जहां तक की बात रही वोट चोरी का, तो वो खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। लालू जी का आप उठा के देख लीजिए, इतिहास तो चोर ही से भरा है, चारा घोटाला से लेके जितना भी चीज है, तो उनको कोई भी ऐसा मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। तो अब एक नया एजेंडा बना दिए वोट चोरी का, जो कि हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी का कार्य बिहार में देख सकते हैं कि किस तरह से कर रहे हैं। सड़क है, आप देख लीजिए, आज राजगीर में खेल परिसर जो बन के तैयार हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोग के लिए तो उनसे बढ़िया भाई कोई सरकार ना बिहार में आएगी और ना है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इस साल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकना है। तो लगता है कि ये जो वो सपना देख रहे हैं, वो सपना उनका साकार हो। पहले तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 को सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव स्टीयरिंग की कमान संभाल रहे हैं राहुल गांधी की गाड़ी की यहाँ पे, तो इन दोनों में से फिर बड़ा नेता कौन दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में इनके जोड़ी में कोई नहीं है। इनसे टक्कर करना या कंपैरिजन करना ही बेकार है, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है नहीं है, सो आप जान रहे हैं, आप मीडिया हैं, घूम रहे हैं, जनता से अपना राय ले रहे हैं, रिव्यू मिल ही रहा है। तो
हम लोग के समझ में मोदी जी से ऊपर तो भाई अभी कोई नहीं है। बिहार में काफी मुद्दे हैं जो विपक्ष आरोप लगाता है कि यहाँ से युवाओं का पलायन खास तौर पे होता है रोजगार की तलाश में। शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है नीतीश कुमार जो करीब 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका काम इस तरह का रहा है जिससे लोग उनके कार्य की तरफ आकर्षित हुए हों, पलायन रुका हो यहाँ के युवाओं के लिए, या फिर शिक्षा के अधिक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिली है? शिक्षा की बात जहां तक रही तो आप पहले का मुताबिक अभी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे कॉलेज है, स्कूल हैं, जो भी हमारे सरकारी संस्था है, तो सब सारे चीजें आप देख सकते हैं पहले के सरकार में क्या था और अब के सरकार में क्या है। पहले के सरकार में स्कूल में आपको ना बच्चा ना टीचर कोई नजर नहीं आता था। आज के अभी के डेट में आपको जाइए, टाइम पे बच्चा आए ना आए, टीचर को आना ही आना है। तो इस सरकार से आपको पता है कि शिक्षा को लेके क्या चल रहा है। तो सारा सिस्टम है नीतीश जी के द्वारा एजुकेशन को लेके, और रही बात रोजगार को लेके, तो उससे सारा उन्होंने पहले से बहुत अच्छा किया और कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ और भी यहाँ पे युवा मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है वोट चोरी पे। लगता है वोट चोरी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि समय समय पे ये चीज़ जरूरी है। कभी ना कभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहीं से तो ये चीज़ शुरुआत होती, किसी राज्य से, किसी इलेक्शन से। तो हर राज्य कहता कि यहाँ से क्यों, हर राज्य का यही कहता कि यहाँ से क्यों। तो आखिर आप देश के संविधान के प्रति हैं या नहीं? देश के संविधान के प्रति आप उसका अवहेलना कर रहे हैं, आप देश के संविधान की। आप इलेक्शन कमीशन पे, जो कि एक बॉडी, ऐसी बॉडी है जो कि पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहती है, आप उस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तमाम सबूत दिए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी ने भी सबूत दिया कि कैसे 6 लोकसभा सीट में राहुल गांधी को नोटिस इशू होता है, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर को नहीं होता है। आरोप यही लगा रही है कांग्रेस की आखिर ये दोहरापन क्यों है? तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अनुराग ठाकुर को भी नोटिस भेजना चाहिए था, जो उसके साख पे सवाल उठ रही है? देखिए, ये बहुत सारे, ये जो वोटर आईडी का जो इशू है, ये इलेक्शन कमीशन को हाँ वेरीफाई करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में थी, पहले नहीं थी। और ये ऐसा भी नहीं है कि डबल वोट जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन सरकार के अंतर्गत तो नहीं है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। तो सरकार को, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको जोड़ रही है विपक्ष उनके पास, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। बस इसी को मुद्दा बना के कि सारी जो भी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये उन पे दबाव बना रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्योंकि चेंज होते रहती है, उन्हें चेंज होना नहीं। यादव आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो जो चीजें वादे किए हैं लोगों से कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, इतनी यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, नीतीश जी ने वो अनाउंस कर दिया। महिलाओं की बात की तो महिलाओं के लिए भी पॉलिसी अनाउंस कर दी। जब उन्होंने बात की वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन के अमाउंट को बढ़ाने की, तो सरकार ने वो अनाउंस कर दिया। नकल का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जब 1.5 साल के आसपास उनकी सरकार नीतीश जी के साथ बनी थी 2020 में, तो फिर कैसे ये नकल लगातार कर रही है यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार उनके सारे स्कीम्स को। देखिए, पहले तो ये बिजली का जो स्कीम है कोई भी सरकार लाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कोई सही चीज नहीं है कि आप कहीं फ्री बिजली दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। इससे क्या है, इससे हाँ हाँ जी, तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई भी गवर्नमेंट दे रही है। और नकलची की बात रही, ऐसा कुछ नहीं है नकलची है, फिर तो कोई भी अच्छी चीज है कोई इम्प्लीमेंट ना करे। अगर वो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका हिस्ट्री कहाँ है? आप बात कर रहे हो कहाँ की, लेकिन आपने तो सारा स्कैम करके बैठा हुआ है। आपका कोई हिस्ट्री नहीं है। जब आप देखोगे, पहले ना एजुकेशन के लिए कुछ, आज तरह तरह का मेडिकल कॉलेज हर जगह खुल रहा है। आप देख सकते हो, यही एरिया में बर्धमान खुला, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, कितना सारे, मतलब शिक्षा के लेवल पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इनका कोई हिस्ट्री नहीं है, स्कैम है, ना शिक्षा है, ना गरीबी मिटाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। मगर जिस तरीके से ये बात करते हैं विपक्ष की, तेजस्वी यादव खास तौर पे, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है 29 में और एनडीए को उखाड़ फेंकना है, तो आपको लगता है ये इनका सपना साकार होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब कांग्रेस यूपीए की सरकार खत्म हुई थी, उसका मेन मुख्य वजह ही था स्कैम, 3G स्कैम, कोयला स्कैम के वजह। सब में तो कोर्ट ने खारिज कर,
3G स्कैम ऐसा कहाँ लाइक ये हो सकता है आरोप जिस पे हो वो हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज हुई आखिर मुद्दा यही बना उस सरकार को हटने के पीछे कि यहाँ बहुत करप्शन है और चीजें चल रही थी। वैसे पहले आप रोड देख लो, बन रहा है तो बन रहा है 9 साल 10 साल, बहुत सारे रोड अभी पुराना भी बना भी नहीं है, लेकिन अब देखो आप रोड स्टार्ट होते हैं और लाइक टाइमलाइन के हिसाब से या पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये था नहीं था, अब का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर जब रहेगा बिहार में तो और भी चीज़ों की मूलभूत जो सुविधाएं उनका ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होता। अगर रोड अच्छी होंगी तो कंपनीज सब कुछ आएंगी, होटल्स ये सब हर चीज़ बनेंगे, लोग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, फिर आप ये सब लाइक ट्रक ये सब चलते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो ये सब चीज़ें होती है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। आपका नाम, आप युवा दिख रहे हैं, क्या पढ़ाई आपने की है और आप जॉब कर रहे हैं अभी या नहीं? मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम सौरभ आनंद है। मैं अभी बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हूँ और पीजी में एडमिशन लिया हूँ। तो मैं एक फिलहाल स्टूडेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आने वाले आगामी जो अभी नीतीश कुमार जी ने 1,25,000 वैकेंसी की घोषणा की है, तो मैं उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको लगता है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे बिहार में? जिस तरह से लोग यहाँ से पलायन करते हैं नौकरी की तलाश में, आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज बिहार में युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम डायरेक्ट आप सरकार को ये दोष नहीं दे सकते कि रोजगार नहीं है। नहीं, कैसे अभी 1,25,000 वैकेंसी टीचर की आ रही है। आप अभी सरकारी रिजल्ट उठा के देखो, वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप कह रहे हो सरकार ये योजना नहीं दे रही है। इतने तरह तरह के प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको लोन प्रोवाइड होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। 1 रुपया का कहीं नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी इन ब्लॉक और इन बैंक ऑल्सो। आपको बस डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है, 25 लाख की आपको लोन प्रोवाइड होती है, आप अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है? मगर 20 साल से उनकी सरकार है, अभी भी लाखों की तादाद में लोग बाहर जाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, तो उनका आरोप सही लगता है आपको? 20 साल की सरकार में आप ये देखिए कि 20 साल पहले क्या था और अब क्या है। तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तो बढ़ती जा रही है, रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। पहले शिक्षा में क्या व्यवस्था था, अब क्या है आप देख रहे हैं। पहले का स्कूल क्या है, मेरे फादर अपने टाइम की बात करते हैं और अब हम अपने टाइम का बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो भी, जैसे मेरे नोन में जो टीचर जा रहे हैं बीपीएससी के थ्रू, उनका क्या है, वो स्कूल जाते हैं, टाइम से आते हैं। अब क्या हो गया, आप जाएंगे स्कूल, आपको फोन से लाइव लोकेशन के साथ, वीडियो कैमरा के साथ आपको अटेंडेंस बनाना है, तो आप यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते। पहले ये सारे सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, टीचर जाए या ना जाए, उनका अटेंडेंस बन रहा है, सैलरी आ रही है। अभी सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। तो इस मामले में तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे चल रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, तो आपको लगता है कि तेजस्वी ने ये हाईजैक कर लिया राहुल गांधी का पूरा मामला? देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसा हमारा एक भाई ने बोला, उनके उस सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो इस मुद्दे को ला रही है। वोट चोरी अगर हो रही है, फिर भी हम वोट चोरी होने देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई है। क्योंकि आप, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, लोग देख रहे हैं मीडिया में क्या चल रहा था कश्मीर में। 2013 से पहले आप कश्मीर का वीडियो देखिए, लोग वो वहां के कश्मीरी मुस्लिम, नहीं कि कश्मीरी हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीरी मुस्लिम की आजकल इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है कि 2013 से पहले मैं खुद पत्थर फेंकता था 10-10 रुपए के लिए। आज ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बदलाव मोदी जी के आने के बाद हुआ। इंटरनेशनल मामलों पे आप देखिए कि कितना सुधार हो चुका है। कश्मीर में आधा दिन नेट बंद, ये सारा चालू रहता था हमेशा, लगभग रेगुलर का ये चीज था। कभी ये हो गया, कभी पाकिस्तान से अंदर आए, हमारे सैनिक की गर्दन काट के लेके चले गए। मगर बात करते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, और इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ सपना देख रहे हैं। और देखिए, जैसा तेजस्वी यादव है, वैसा ही अपने के लिए नेता भी ढूंढ लिए हैं राहुल गांधी को। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं सपने में। क्योंकि जहां मैं हूं, वहां की बात करता हूं, मैं बिहार में हूं, तो मैं बिहार के राजगीर शहर में हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1999 है और मैंने राजगीर को 2007-2008 में भी देखा है, 2009-10 में भी देखा, 13 से पहले मैंने राजगीर को देखा।
उसके बाद के जो बदलाव है, जैसे नीतीश कुमार जब से सरकार बनी उसके बाद का जो बदलाव है देखा, की सरकार 2004 से थी। 4 से थी, हाँ। तो उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो डेवलपमेंट, देखिए सरकार आई तो डेवलपमेंट होने में समय लगता है ना। आप इतना गड्ढा करके गए, गड्ढे भरने में समय लगता है। आप किसी भी ओल्ड एज इंसान से जाके पूछो राजगीर बस स्टैंड का क्या हाल था, बस स्टैंड से नीचे जैसे ढूलते छबीलापुर रोड में क्या हाल था, दिन दहाड़े मर्डर। आरडीएच स्कूल करके ग्राउंड आरडीएच आरोप लगाती है विपक्ष की अभी तो सुशासन बाबू कहलाते हैं नीतीश कुमार, मगर क्राइम अब पहले से भी ज्यादा है। देखिए क्राइम है, क्राइम को हम रोक नहीं सकते हैं, क्राइम हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्राइम होने के बाद जो कार्रवाई हो रही है वो पहले नहीं थी, अब है। क्राइम हम नहीं रोक सकते। सामने कोई बंदा जा रहा है, अभी किसी को ठोक दे, वो क्राइम हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस पे जो कार्रवाई की जाएगी ये उस सरकार में नहीं थी, इस सरकार में है। ठीक, और तो अभी हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। क्या लगता है, वोट चोरी हो रहा है बिहार में? नहीं, मेरे हिसाब से वोट चोरी तो नहीं हो रहा है, ये बस प्रोपोगेंडा है जो ड्रिवन बाय ओनली यूपीए गवर्नमेंट और इंडिया गठबंधन के द्वारा। ऐसा कुछ तो है नहीं, मेरे हम लोग के हिसाब से जैसा हम लोगों ने देखा है वैसा तो कुछ है नहीं वोट चोरी का सिस्टम। अभी कोई मुद्दा बचा नहीं है अपोजिशन के पास, इसलिए बस एक ये प्रोपेगेंडा लेके पूरे बिहार में घूमा जा रहा है। और बात रही कि इस बार सरकार बनेगी तेजस्वी की और महागठबंधन की, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पिछले बार 80-85 या फिर जो भी 90 के अप्रॉक्स में उनको सीट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा दिलाने वाले चिराग पासवान थे, क्योंकि बीजेपी के सीट जहां जहां बीजेपी का सीट था बिहार में 243 पे, उस जगह पे चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट को वहां पे स्टैंड किया नहीं। बस जो जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट थे वहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था, तो उसके कारण उनका जो वोट शेयरिंग था जेडीयू का और जो बीजेपी का था, वो वोट शेयरिंग अलग अलग हो गया। इसके कारण वो जो फायदा था वो ज्यादातर फायदा उनको मिला इंडिया गठबंधन वालों को, जैसे सीपीआई का सीट बहुत ज्यादा हो गया इसमें, फिर कांग्रेस को मिला बहुत ज्यादा सीट, फिर इनको भी मिला बहुत 80-85 सीट मिला। नहीं तो अगर ये जो महागठबंधन और ये एनडीए और ये जो इंडिया का जो गठबंधन है उसमें अगर चिराग पासवान अलग से नहीं लड़ते तो जो ऐसा नीतीश कुमार का 40-45 सीट आया उससे ज्यादा आ सकता था। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है? खासतौर पे आप युवा हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? लाखों बच्चे यहाँ से पलायन करते हैं हर साल, चाहे बेहतर शिक्षा के लिए हो या फिर युवा जो हैं वो रोजगार के लिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं नीतीश जी की सरकार में? 20 साल से वो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बड़ी हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं, सरकार के द्वारा ड्रिवन है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी सरकार ने लाई है, स्किल से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जिसमें आप बैंक में काम कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के तहत, किसी फैक्ट्रीज में आप जा सकते हैं, वहाँ से स्किल डेवलप कर सकते हैं। बिहार में मेरे हिसाब से 90% से 90% से ज्यादा जो युवा हैं, यूथ हैं, जिनके पास अच्छी व्यवस्था शिक्षा नहीं है, जो बेसिक नॉलेज नहीं उनके पास, बेसिक एथिक्स नहीं है, तो वो यहाँ वो पढ़ाई यहाँ कर नहीं पाए, तो उनको यहाँ रोजगार पाने के लिए कुछ एक बेसिक जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो है नहीं उनके पास। तो वो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने, तो वो इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री गुजरात में है, चेन्नई में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ पे वो पलायन कर रहे। और पलायन ऐसा नहीं कि अभी 2000 यही बात तो विपक्ष कह रहा है ना कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं ला पाए, अपॉर्चुनिटीज नहीं ला पाए, तो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? नीतीश बाबू अगर सुशासन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करने की बात करते हैं, तो फिर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद नहीं आया। इंडस्ट्रीज नहीं आने का कारण 1990 1985 के बाद का जो दौर रहा, 1990 में हमारे लालू जी आए, उसके बाद ऐसा किडनैपिंग का, जंगल राज का व्यवस्था था, शाम के 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। खासकर से पार्टिकुलर एक ऐसी कास्ट थी, स्वर्ण जाति, राजपूत, ठाकुर, उनको टारगेट किया गया। वो भी धीरे धीरे पलायन कर गए, वो अपना सरनेम चेंज कर लिए थे कि नहीं अपने सरनेम में अगर ठाकुर लगाएंगे, सिंह लगाएंगे तो उनको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, वो लोग अपना सरनेम चेंज कर लेते थे। और बहुत सारे लोग पलायन तो बहुत पहले ही कर रहे थे 1990 में, क्योंकि रोजगार नहीं था, चारा घोटाला था, पढ़ाई के जगह पे चारा विद्यालय खुलवाया जा रहा था, अपनी बेटी का शादी करवा रहे थे तो पूरा हाईजैक कर दिए थे पटना को, बहुत सारा ऐसे किडनैपिंग हुआ,
एक मिस पटना थी, उसका दिन दहाड़े उसका असॉल्ट किया गया उसके साथ, उसके बाद फिर उसका वो मार दिया गया, फिर कहानी बना दिया गया जब उनकी सरकार थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की पागल थी, उसके बॉयफ्रेंड नहीं उसके साथ ऐसा वैसा किया। तो बहुत सारा गड्ढा पहले से लालू जी का बनाया हुआ था। मगर तेजस्वी कह रहे हैं कि वो अब आएंगे सरकार में तो लाखों नौकरियां लाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किया तो नीतीश जी के साथ। 17 महीने में, लेकिन वो उनके ऑथराइजेशन से तो कुछ हुआ नहीं। सारे के ऊपर में जितना भी प्रोसेस था उसमें सारा कुछ तो नीतीश कुमार का किया हुआ है। जब वो सरकार में पिछले 17 महीने के सरकार में जब वो नहीं थे तो उनका कहना था हम बिहार को बिहार में बाहर ला देंगे, महाराष्ट्र के जैसा इसमें व्यवस्था लाएंगे। और जब वो जैसे ही वो 17 महीने के लिए आए तो बोलने लगे ये तो लैंड लॉक्ड है पूरी तरह से, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ बिहार है, झारखंड है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ बंगाल है, ये पूरा लैंड लॉक्ड है, कैसे यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री लाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इंडस्ट्री लाने के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। और जब वो सरकार में नहीं थे बोलते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब वो 17 महीने के सरकार में आए तो बस बहाना बनाते गए, एक्सक्यूज देते गए हर चीज को लेकर। आपको लगता है कि जो तेजस्वी बात कह रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस बार विधानसभा में एनडीए को उखाड़ फेंकना है, और जिस तरह से वो स्टीयरिंग की कमान संभाल चुके हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में, तो कुछ फायदा इन लोगों को मिलने जा रहा है इस यात्रा से? नहीं, यात्रा से फायदा तो मिलने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं है। इन्होंने वो यात्रा किया था भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी। लोगों को पैसा देके 300-500 रुपया दिया जाता है, चावल चिकन खिलाया जाता है, चलो आज यहाँ भीड़ है वहाँ तुम्हें चलना होगा। जो वहाँ के जहाँ के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, जो उस पार्टी से पार्टिकुलर जुड़े रहते हैं, वो अपने पैसे से उस भीड़ को जमा करते हैं। जैसे कल या परसों उस तरफ से एक पूरा में भीड़ था बहुत ज़्यादा, नवादा के तरफ, उस तरफ से जो उनका रैली चला, सारा का सारा भीड़ ड्रिवन था पैसे से, कुछ उसमें है नहीं। और बात रही 2019 में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात, तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि उनको 2029 में, मुझे तो लग रहा है कि जो उनको 100 के अप्रॉक्स सीट्स मिली थी लोकसभा में वो इस बार मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सीट उनको जो यूपी में 37 के अप्रॉक्स जो उनको सीट मिली समाजवादी पार्टी वाले नेता को, तो उसमें बीजेपी वालों को थोड़ा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी में भी बहुत बड़ बोले नेता हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कभी कभी कहीं ऐसा इंटरव्यू दे दिया कि अगर मेरी सरकार बन गई, 400 के पार आ गई सरकार, तो हम उसमें संविधान बदल देंगे। उसका खामियाजा यूपी में उनको भुगतना पड़ा, जिससे उनको 37 सीट्स का नुकसान लेना पड़ा, क्योंकि 80 सीट में। तो ये थे यहाँ के राजगीर के लोग, जो कि ये गढ़ माना जाता है नालंदा राजगीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उनका होम डिस्ट्रिक्ट ये हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का साफ मानना है कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार की सुशासन सरकार रही है 20 सालों में, उसका काम यहाँ सड़क पे चलते हुए लोगों को दिखता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर यहाँ के हेल्थ सेक्टर का क्षेत्र हो। तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं बिहार में सरकार लाने की और उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं एनडीए को, तो वो अभी दिखता हुआ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क। ये गोलदाने